नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है शिवानी जी की एक रचना सुरंगमा। इसे मैं आपको कुछ भागों में सुनाऊंगी। आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रशस्त लॉन की हरितिमा पर सतरंगी आभा बिखेरती धूप की वृहत रंगीन छतरी हवा में नाव के पाल सी झूम रही थी। सामने धरी मेज पर 2-3 फाइलों के पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। सुरंगमा कुछ हिचक से ही आगे बढ़ी थी। एक बार जी में आया वहीं से लौट जाए। अभी तो किसी ने उसे देखा भी नहीं था। फिर मीरा के शब्द उसके कानों में गूंज गए। डैडी ने सब बातें कर ली हैं, तू नाही मत करना सुरंगमा। तेरे भविष्य के लिए यही सामान्य ट्यूशन एक दिन असामान्य सिद्ध होगा। पांडे जी इस मंत्रिमंडल के सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। सुरंगमा फिर उसी मेज के पास खड़ी हाथ की घड़ी देखने लगी थी। मेज पर चश्मा औंधा पड़ा था। फाइल के पन्ने अभी भी फड़फड़ा रहे थे। हाथ की घड़ी 9 बजा रही थी, पर जिसने उसे 8 बजे मिलने का समय दिया था वह कहीं नहीं था। वह तो अच्छा था, वह आज 8 ही बजे शाम का खाना भी बना बनूकर ढांप आई थी। ठीक 10:30 बजे बैंक पहुंचना था। कब तक ऐसे खड़ी रहेगी? उसने इधर उधर दृष्टि फेरी। एक बेंच पर कई खद्दर की टोपियां एक साथ दिख गईं। लगता था सब मंत्री जी के मिलने वाले थे। उफ, इतनी भीड़ में क्या उसे देख पाएंगे मंत्री जी? अगर आ भी गए तो उस भीड़ के घेरे को चीर उन तक पहुंचने में ही उन्हें घंटा भर लग जाएगा। कैसी विचित्र भीड़ थी। कोई सुरती फांक रहा था, कोई पनबट्टे से बीड़ा निकाल रहा था। तभी एक मटमैली सी रंग उड़ी शेरवानी पहने हृदय पुष्ट सज्जन टोपी संभालते उसकी ओर बढ़ाए। क्यों बहन जी, क्या बजे मिलेंगे मंत्री जी? कोई कह रहा है गवर्नमेंट हाउस चले गए। मुझे पता नहीं, मैं स्वयं ही उनसे मिलने आई हूँ। सुरंगमा का रूखा स्वर उन्हें और भी वाचाल बना गया। आई सी, आपसे उनका पुराना परिचय है शायद। उनकी गिद्ध दृष्टि में कौतूहल की सहस्र किरणें एक साथ फूट उठी। उस अभद्र प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही सुरंगमा फिर लॉन के सीमांत पर लगे एक पाम वृक्ष की सुबृहत छाया में खड़ी हो गई। वहीं पर अर्धवृत्ताकार घेरे में बैठी देहाती महिलाओं की कई जोड़ी आंखें उसे बड़े विस्मय से घूरने लगीं। उनमें से एक के हाथ में एक लंबा सा कागज था। लगता था वही उस दल का नेतृत्व कर रही है और अपनी कोई दरख्वास्त लेकर मंत्री जी से मिलने आई है। वह उस भीड़ से भी छिटक कर बरामदे की ओर बढ़ ही रही थी कि एक नाटक से व्यक्ति मिलने वालों की भीड़ में ही उसे ढूंढता उसकी ओर चला आ रहा था। क्षमा कीजिएगा, आपको रुकना पड़ा। मैं मंत्री जी का पीए हूँ। बड़ी देर से आपको ढूंढ रहा था। आप यहाँ क्यों खड़ी रह गईं? आइए आइए, मंत्री जी आपसे अंदर के कमरे में ही मिलेंगे। वह बिना कुछ कहे उसके साथ साथ चलने लगी। एक बार फिर दौड़कर घर भाग जाने की तीव्र इच्छा उसके अंतर्मन को झकझोर उठी। क्यों आ गई थी वह यहाँ? कैसी भीड़ थी? लग रहा था मिलने वालों की भीड़ निरंतर बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते कितनी ही रंग बिरंगी कारें, वर्दीधारी पुलिस अफसर, महिलाएं बरामदा घेर कर खड़ी हो गईं। कोई चादर ओढ़े निपट देहातिन, कोई मलिन बुर्का धारिणी, कोई होठों को रंगे बटुआ झुलाती अधैर्य से घड़ी देख रही थी। कोई झकाझक स्वच्छ बगुला के पंख सी श्वेत साड़ी में समाज सेवा की जीवंत विज्ञापन बनी बड़े अंतरंगतापूर्ण अधिकार से पीए से पूछ रही थी, अरे भाई कब मिलेंगे दिनकर जी? कल तो फोन पर सुबह ही चले आने को कहा था उन्होंने। कितनी खद्दर की तिरछी टोपियां थीं, कितने खद्दर के कुर्ते, पान से रंगी कितनी कुटिल बत्तीसियां। पीए उसे एक सुदीर्घ टेढ़ी मेढ़ी सकरी गली से ले जाता अनर्गल बोलता चला जा रहा था। असल में आज मंत्री जी का एकदम ही पैक्ड प्रोग्राम है। दो यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों के 2 डेपुटेशन आए हैं। उधर 3 बजे एक मीटिंग है। 10 बजे एक अस्पताल का उद्घाटन करने सीतापुर जाना है। इसी से कहने लगे यहीं बुला लो, शेव कर रहे हैं। खास मिलने वालों को हमेशा वहीं बुलाते हैं। आप एक सेकंड रुकें, मैं खबर कराऊं। सुरंगमा थक कर बाहर ही खड़ी हो गई। आए। पीए पर्दा उठाकर नम्र भृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। मोटे मोटे भारी पर्दों से प्रशस्त कमरा भी उसे एकदम अंधेरा लगा।
बड़ी कुर्सी में बैठे जिस महिमामय व्यक्ति के व्यस्त जीवन की विशद भूमिका वह मार्ग भर सुनती आई थी, उसे देखते ही वह ठिठक कर खड़ी रह गई। आइए आइए मिस जोशी, बैठिए। हाथ जोड़कर वह स्वयं जिस नम्रता में दोहरा हो गया, उसके लिए सुरंगमा प्रस्तुत नहीं थी। मूर्ख सी वह बिना प्रत्युत्तर दिए खड़ी ही रह गई। बैठिए ना। हड़बड़ाकर उसने हाथ जोड़े और बैठ गई। श्याम वर्णी चेहरे को सद्य फेरी गई ब्लेड के स्पर्श ने और भी चिकना बना दिया था। चौड़ा माथा, तीखी मुड़ी नासिका, पृथुल अधर और मूंछों की पतली रेखा चेहरे के सांवले रंग से घुल मिल गई थी। मेदहीन छठे छरहरे शरीर को देखकर लगता था 25-26 वर्ष का कोई तरुण सामने बैठा है, किंतु लाल डोरीदार आंखों में गहन क्लांति की अवसन्न छाया थी। वह हंसा और सांवले रंग में उसके मोती के से दांतों की उजली झलक ने उसकी वयस की मरीचिका में सुरंगमा को एक बार फिर भटका दिया। क्या इसी व्यक्ति की किशोरी पुत्री को पढ़ाने उसे बुलाया गया था? क्या उसकी इतनी बड़ी पुत्री हो सकती थी? नाम तो आपका बड़ा सुंदर है मिस जोशी। ऐसे नाम तो पहाड़ियों में कम होते हैं। मैं भी पहाड़ी हूँ, शायद आप जानती ही होंगी। क्यों? वह फिर हंसा। उसकी हंसी प्रत्येक बार उसके म्लान चेहरे पर 100 पावर का बल्ब सा जला जाती थी। किंतु पहली हंसी से कितनी भिन्न थी यह दूसरी हंसी। लाल क्लांत आंखों का घेरा भी उस हंसी ने ऐसे संकुचित कर दिया कि एक पल को सुरंगमा को लगा उसकी एक आंख भी हंसी से सवरे प्रश्न के साथ साथ कुटिल भंगिमा में मुंद गई है। उसका कलेजा कांप उठा। यह तेज नर पुंगव का था या नरभक्षी का? जी, मेरे पिता पहाड़ी हैं, माँ बंगाली थी। कहने के साथ ही उसकी दोनों हथेलियां पसीने से तर हो गईं। एक माह पूर्व यह प्रश्न पूछा जाता तो उत्तर यह नहीं होता। माँ के लिए तब वह क्या भूतकाल का प्रयोग करती, किंतु माँ होती तो वह इस अवांछित इंटरव्यू के लिए यहाँ आती ही क्यों? ओह, तभी यही मैं सोच रहा था। मैं बंगाल में बहुत रहा हूँ मिस जोशी। यह नाम और कोई रख ही नहीं सकता। कभी बुद्धदेव बसु मेरे भी प्रिय कवि थे। इस कविता की पंक्तियां मुझे भी बहुत प्रिय थीं। छोड़ो घर खानी मने की पड़े सुरंगमा, मने की पड़े मने की पड़े, जाना लाए नील आकाश झरे, सारा दिन रात हवाएं झड़े, सागर दोला। उस छोटे से कमरे की याद है सुरंगमा? बोलो, क्या अब कभी उस कमरे की याद आती है जहाँ की खिड़की से नीला आकाश बरसता कमरे में रेंग आता था? सारे दिन रात तूफान, समुद्र झकझोर जाता था। वही गुनगुनाहट एक बार फिर उसकी बहुरूपिया हंसी में खो गई। कैसे स्निग्ध स्नेही स्मित का आवाहन था इस बार। सुरंगमा का सारा भय दूर हो गया। उस भोले निष्कपट शिशु की सी हंसी ने उसकी सारी घबराहट दूर कर दी। आप जा सकती हैं मिस जोशी। आपका नाम ही आपका परिचय दे गया है। आप निश्चय ही मेरी पुत्री की सुयोग्य शिक्षिका सिद्ध होंगी। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। आपने तो देख ही लिया होगा बाहर कैसी भीड़ लगी है। नित्य यही मेला लगा रहता है, यही भीड़। मेरे शुष्क जीवन को साहित्य बहुत पहले ही छोड़ चुका है। आप जाएं मिस जोशी, मेरे पिए आपको मेरी पुत्री से मिला देंगे। समय भी आप उससे मिलकर स्वयं ही ठीक कर लें। धन्यवाद। पल भर पूर्व विस्मृत कविता के छंदों में स्वयं ही पेंगे लेकर झूलता मंत्री सहसा उदास हो गया था। भावभीनी आंखों की तरल दृष्टि ने गिरगिट का सा रंग बदल लिया। लग रहा था वह उसे अपने अधीर आदेश का धक्का सा दे रहा है। वह बाहर आई तो फिर उनका कठोर स्वर गरजा। दीक्षित, इन्हें मिनी से मिला दो और जिस समय भी यह पढ़ाने आए इन्हें लाने और छोड़ने स्टाफ कार का प्रबंध कर दिया जाए। जी ठीक है। और फिर पिए उसे यंत्र चालित पुतली सी साथ साथ लिए दूसरे कमरे में मिनी को बुलाने चला गया। मिनी का कमरा उसी गोल कमरे से संलग्न था। इसी से उसका असंतुष्ट सिर चढ़ा नींद में डूबा स्वर बाहर तक आ गया। क्या है, क्यों उठूं? तो क्या वह 10 बजे सोकर उठती थी? आपकी ट्यूटर आई हैं बेबी। पापा ने कहा है आप उनसे मिल लें। बाहर बैठी हैं। पिए का स्वर अत्यंत नम्र हो उठा था। बड़ी देर बाद पिए उसे लेकर आया तो सुरंगमा से हाय कह नाइटी के ऊपर लिपटे शॉल में हाथ छुपाए ही मुंह फुलाकर वह बैठ गई। स्पष्ट था कि उसे ऐसे नींद में उठाए जाने का अभ्यास नहीं था। एक प्रकार से लड़ने की सी ही अचल मुद्रा में वह तनी बैठी रही।
बीच बीच में एक आध बार कनखियों से अपनी नई अध्यापिका को देखने का लोभ वह संवरण नहीं कर पा रही थी। यह सुरंगमा ने देख लिया था। स्पष्ट था कि उस गंभीर सुंदरी नवीन शिक्षिका ने लड़की को प्रभावित कर दिया था। उसकी अहंकारी, किसी को कुछ ना समझने वाली मुख मुद्रा में स्वयं ही नरमी आ गई। मैं कल रात सेकंड शो देखने चली गई थी, इसी से अभी भी नींद आ रही है। वह क्षमा मांगने के से स्वर में हंसने लगी। उसकी उस पिता की सी आकर्षक उज्जवल हंसी से वातावरण का तनाव स्वयं छट गया। तुम क्या इस वर्ष ही ऐसी दे रही हो? सुरंगमा के चेहरे से जैसे लड़की की आंखें ही नहीं हट पा रही थी। जी हाँ, कौन कौन से विषय पढ़ना चाहोगी मुझसे? सुरंगमा की बुद्धि दीप्त प्रखर दृष्टि में तैर रहा गहन आत्मविश्वास सामने बैठी उसकी भावी शिष्या को सतर बना गया। भावी कठोर अनुशासन के चाबुक की झलक जैसी उसने हवा में लहराती देख ली। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, मैं परसों से तुम्हें पढ़ाने आऊंगी, शाम को 6 बजे। इज दैट ऑल राइट? जी, 6 बजे तो मैं रेलवे क्लब में तैरना सीखने जाती हूँ। सुखद संध्या में किशोर मित्रों के साहचर्य का संभावित विक्षोभ उसके स्वर को रुआंसा बना गया। आप सुबह नहीं आ सकती मिस, या फिर 4 बजे? नहीं। स्वर में घन की सी दृढ़ खनक थी। उस नहीं का अर्थ था केवल नहीं। मैं बैंक में नौकरी करती हूँ, 5 बजे से पहले कहीं आ जा नहीं सकती। इफ इट सूट्स यू, वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पिताजी से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। वह फिर एक क्षण भी बिना अपनी नवीन छात्रा की ओर देखे पर्दा उठाकर बाहर चली गई थी। मिनी का खून खौल उठा। व्हाट चिक, व्हाट चिक, कैसे बातें की जाती हैं, यह भी नहीं जानती क्या? जिस मिनी को सचिव, मुख्य सचिवों की पत्नियां पान के पत्ते सा फेरती थीं, उसके कैशौर्य को पीछे ठेल समवयस्नी के रूप में स्वीकार कर उसे अपनी गोष्ठियों में आमंत्रित करती थीं। यहाँ तक कि विदेशी नन्स भी जिसके पिता के पद की महत्ता को स्वीकार कर उसके अबाध्य आचरण को देखकर अनदेखा कर देती। उसी को यह 2 कौड़ी की मास्टरनी अपनी उन्नत नासिका हवा में उठाती बिना हाथ जोड़े ही चली गई। नहीं पढ़ेगी वह इस अहंकारी लड़की से। लड़की ही तो लग रही थी वह, न जाने किस हिंदी स्कूल की पढ़ी होगी। ऐसी का मैथ्स पढ़ाएगी तो पहले ही दिन चकर घिन्नी खाकर गिर पड़ेगी। शक्ल सूरत की अच्छी है तो क्या हुआ, अध्यापिका बनने क्यों आ गई? फिल्म इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं चली गई? कुछ ही माह पूर्व सुरंगमा घर अपने कपड़े लेने जा रही थी कि किसी ने उसे पुकारा था। सुनिए। एक सेकंड वह चौंक कर मुड़ी, फिर उस अनजान अपरिचित चेहरे को देख तेजी से आगे बढ़ने लगी। शायद किसी और से कह रहा था। सुनिए, जरा रुकेंगे क्या? इस बार अजनबी एकदम ही उसके पास आ उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। बहुत बड़े फ्रेम का चश्मा, सिल्क का कुर्ता धोती और चमकता खलबाट। मैं स्वप्न राय हूँ, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, फिल्म डायरेक्टर स्वप्न राय। उसने फिर बड़ी आशा से सुरंगमा की ओर अपनी अहम दीप्त दृष्टि उठा दी थी। मैं बड़ी देर से आपके पीछे पीछे आ रहा था। अपूर्व, एके बारे अपूर्व। मन का उच्छ्वास जैसे वह रोक ही नहीं पा रहा था। लाखों में एक चेहरा है आपका, एकदम स्क्रीन टेस्ट के लिए बनाकर पृथ्वी पर भेजा है शायद विधाता ने। सत्यजित मेरा परम मित्र है, काश मेरे साथ यहाँ होता। मुशाय एकदम यही चेहरा ढूंढ रहा था स्वप्न राय। कहां कहां नहीं घुमा, पर चेहरा मिलता भी था तो भावना विहीन, और जहां भावपूर्ण चेहरा जुटता वहां एक ना एक दोष, या तो आंखें छोटी या चिबुक तीखा, या नाक बहुत लंबी। पर आहा, तबीयत खुश कर दी आपने। जैसा ही चेहरा वैसा ही फिगर। मिस, क्या शुभ नाम है आपका? पता, फोन नंबर, एक बार यदि दया कर मेरे स्टूडियो को पवित्र करें। क्या शुभ नाम है आपका? पता, फोन नंबर। पॉकेट से डायरी निकाल वह हाथ में कलम साध सुरंगमा का नाम लिखने को उद्धत हो गया था। सुनिए, मेरी माँ मृत्युशैया पर हैं, मुझे अभी वहां पहुंचना है, कह वह एक प्रकार से उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई थी। अब कभी कभी सुरंगमा को अपने उस दिन के रूखे व्यवहार पर स्वयं ही दुख होता था, किंतु दोष उसका नहीं था। उन दिनों वह अपने जीवन की कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। हाथ के जिस सामान्य दर्द को माँ ने वात जनित व्याधि ही समझकर ध्यान नहीं दिया था, वही 7वें दिन उसे तीव्र ज्वर और असह्य पीड़ा में तड़पा गई थी। माँ के कॉलेज में उसकी छुट्टी की अर्जी देकर वह भागी भागी अपनी सहपाठिनी मीरा के घर गई थी।
मीरा के पिता मेडिकल कॉलेज में रीडर थे। उन्होंने सुरंगमा को उसकी मां का मृत्यु दंड सुनाया था। हड्डियों की मज्जा में भी ल्यूक्रोमिया का विष फैल चुका था। सारकोमा में रोगी के जीवन की आशा करना व्यर्थ है बेटी। वैसे कानपुर या बंबई ले जाकर देख लो। माँ के कॉलेज की सहृदय अध्यापिकाओं ने उसे एकांत में बहुत समझाया था। माँ की प्रिंसिपल भी बंगाली थी। उन्होंने उसे फंड का रुपया भी दिलवा दिया था, परंतु फिर भी माँ के उस राज रोग की दामी चिकित्सा उसके लिए असंभव हो उठी थी। नित्य तीसरे चौथे दिन रक्त चढ़ाया जाता, किंतु नियति उसमें किसी कुटिल ग्वाले की ही भांति फिर पानी मिला देती। स्वयं राजलक्ष्मी भी अपने असाध्य रोग की विषम स्थिति जान चुकी थी। सुरंगमा जब माँ को लेकर कलकत्ता गई, तब उसके मन में एक क्षीण आशा और भी थी। कभी कलकत्ते के पास ही उसके नाना का बहुत बड़ा कारोबार था। आज तक कठिन से कठिन विपत्ति आने पर भी माँ ने कभी वर्षों पूर्व छूट गए पिता गृह के प्रति कोई ममता नहीं दिखाई थी। क्या पता इस बार माँ उसे नाना का पता देकर मिलने ही भेज दे। परंतु राजलक्ष्मी अपने पिता के कठोर स्वभाव को खूब पहचानती थी। उनकी दृष्टि में उसका अपराध अक्षम्य था। वैभव में लालिता राजलक्ष्मी जब अपने पिता के कठोर अनुशासन की धज्जियां उड़ाकर अपने म्यूजिक टीचर के साथ भागी थी, तब उसकी वयस थी केवल 17 वर्ष। कानून की दृष्टि में वह नाबालिग थी। राजा प्रबोध रंजन राय चौधरी ने अपनी उस इकलौती पुत्री को ढूंढने में पैसा पानी की तरह बहा दिया था, किंतु गोविंदपुरवा के जिस अज्ञात प्राय ग्राम में गजानन जोशी उसके लाड़ू की पली राजलक्ष्मी को लेकर अपना हनीमून मना रहा था, वहां राजा प्रबोध रंजन के लाख लाख सिपाही भी उसे नहीं ढूंढ सकते थे। कैसा विचित्र रहा होगा माँ का जीवन। कभी कभी सुरंगमा को माँ का रहस्यमय अतीत अन्य मनस्का बना जाता। कहाँ फ्रेंच गवर्नेस मदाम क्रिस्टीन का अनुशासन, पिता के मोनोग्राम अंकित कटलरी में साहबी छोटा हाजरी, बीसियों दास दासियां, चार चार घोड़ा जूती वह फिटन जिसे उसके नाना ने कलकत्ते की बड़ी गौहरजान से खरीदा था। जब वह छोटी थी, तब कभी कभी रंग में आने पर माँ उसे अपने शैशव के विलास वैभव की कहानियां सुनाती, जैसे दूसरी ही माँ बन उठती। वह फिर लखनऊ के गर्ल्स कॉलेज की अध्यापिका राजलक्ष्मी जोशी नहीं, राजा प्रबोध रंजन राय की राजकन्या राजलक्ष्मी बन जाती। बड़ी गौहरजान नाना की गर्लफ्रेंड थी। उनकी नानी की रहस्यमयी मृत्यु के पश्चात कोठरी में उनका आना जाना नौकर चाकर दास दासी सबने बड़े स्वाभाविक रूप में ही स्वीकार कर लिया था। नित्य संध्या होते ही सजी फिटन के घोड़ों की टाप सुनते ही राजलक्ष्मी दौड़कर गौहर मासी से लिपट जाती। ठीक रात की रानी के संध्याकालीन पुष्पों की सी मह महकती थी गौहर मासी। तेरे नाना को वह नाम लेकर पुकारती थी, प्रबोध। मेरा नाम भी तो उन्हीं का दिया है। मुझे देखते ही उन्होंने पापा से कहा था, लौखीर मत कपाल लिए ऐसे छे प्रबोध, डाकबे राजलक्ष्मी। लक्ष्मी का सा ललाट लेकर आई है प्रबोध, इसे राजलक्ष्मी कहकर ही पुकारना। किंतु राजलक्ष्मी के ललाट पर लिखी विधि की अदृश्य लिपि को किसी ने नहीं देखा था। वह लिपि कठोर संघर्ष की, आघातों की और असाध्य रोग जनित कठिन यंत्रणा की रेखाओं से उसके प्रशस्त ललाट को उसी क्षण संकुचित कर गई थी। पहले पहले गोविंदपुरवा के सरल ग्रामवासियों ने उस जोड़ी को संदिग्ध दृष्टि से ही देखा था। एक तो गजानन का चेहरा ही कुछ ऐसा था कि कोई भी उसकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाने में हिचकता था। हर समय सकपकाई सी दृष्टि, उठने बैठने में एक सहमी सी हिचकिचाहट और आवश्यकता से अधिक पैनी चतुर आंखें। दोनों की वयस का अंतर भी छिपाए नहीं छिपता था। कच्ची कली सी सांवली राजलक्ष्मी के सलोने चेहरे पर पीढ़ियों के अभिजात्य की सुस्पष्ट छाप थी। गंभीर उदास चेहरे की उस दुबली पतली लड़की का परिचय जब राम भजन मोदी को अपनी पत्नी के रूप में देकर गजानन ने ग्राम में रहने की शरण मांगी, तब उसने उसी दिन पंचायत बुलाकर पंचों की राय ली थी। हमें तो लगता है ससुर किसी भले घर की लड़की को भगा लाया है। कहीं ऐसा न हो कि आज इन्हें शरण देकर कल हमारे गांव की मुश्किल बंधे। पर अंत तक राजलक्ष्मी की करुण भीरू दृष्टि उस उदार ग्राम का आश्रय पाने में सफल ही हुई थी। ग्राम पाठशाला से संलग्न एक जीर्ण देवालय से सटी एक खपरेल की छाई कोठरी उन्हें मिल गई। किराया उनसे कुछ भी नहीं लिया गया था। जोशी महाराज ब्राह्मण थे, देवालय की पूजा करते रहेंगे और कुछ दिनों तक स्कूल के एक अस्वस्थ हेडमास्टर का कार्यभार भी उन्हें संभालना होगा। कुछ ही दिनों में गजानन जोशी ने अपने रहन सहन
और आचार व्यवहार से ग्रामवासियों को प्रभावित कर लिया। साफ सुथरा रेशमी कुर्ता, चुन्नरदार धोती, अनामिका में सोने की अंगूठी, खुले सुवर्ण बटनों से झांकती यज्ञोपवीत की डोरी, मंदिर में लगे मकड़ी के जालों को झाड़ झूड़ वर्षों से मलिन शिवलिंग को सोडा से साफ कर गजानन ने चमका दिया। फिर प्रातःकाल जोर जोर से शिव स्रोत की आवृत्ति कर उसे कुछ ही दिनों में उसने विस्तृत मंदिर की महिमा का ऐसा प्रचार आरंभ किया कि उसी गांव के नहीं, दूर दूर के गांवों से भी दर्शनार्थी आकर चढ़ावा चढ़ाने लगे। प्रत्येक शिवरात्रि को वहां अब बड़ी धूम से मेला लगने लगा। कुछ ही महीनों में राजलक्ष्मी को अपने जीवन की सांघातिक भूल का आभास हो गया था। जिस व्यक्ति के चिकने चेहरे और सुकंठ के माधुर्य पर रीझ कर वह पिता का राजसी वैभव त्याग आई थी, उसकी मरीचिका से व्यर्थ अस्तित्व को उसका नैकट्य कुछ ही दिनों में स्पष्ट कर गया। तीसरे ही महीने उसका नवीन सहचर उसके श्याम वर्ण को लेकर जो प्रच्छन्न व्यंग कर गया था, उससे राजलक्ष्मी का कोमल चित्त बुरी तरह आहत हो गया था। तुम तो कहते थे पहाड़ में तुम्हारे पिता के ऊन का बहुत बड़ा व्यवसाय है। इस सड़े से गांव में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। वहीं क्यों नहीं ले चलते मुझे? अपनी सेवा से मैं उन्हें प्रसन्न कर लूंगी। और क्या, अपने व्यवहार से तुम उन्हें भले ही प्रसन्न कर लो, तुम्हारा रंग उन्हें कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। पहाड़ की तो डोमनियां भी गोरी होती हैं। राजलक्ष्मी सिर से पैर तक सुलग गई थी। क्या यह वही गजानन था जिसने उसके पितृगृह के राजसी एकांत कक्ष में उसके पैर पकड़कर कहा था, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। राजलक्ष्मी, ऐसे लुक छिपकर आखिर हम कब तक मिल पाएंगे? फिर तुम्हारी उस फिरंगी मेम की तो पीठ में आंखें हैं, कैसी बाघिनी सी चक्कर लगाती रहती है। परसों राजा साहब वर्धमान जा रहे हैं, तुम्हारी बुढ़िया मेम भी अस्पताल में बीमार पड़ी है। इससे अच्छा अवसर फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। मैंने सब प्रबंध कर लिया है। लिलवा में मेरा एक मित्र है, उसने अपनी कार देने का वायदा किया है। परसों रात को हम दोनों निकल चलेंगे। और 17 वर्ष की अबोध किशोरी अपने उस कुटिल प्रेमी का हाथ पकड़कर निकल पड़ी थी। अटैची में थे पूरे 5,000 रुपए, माँ के छोटे मोटे गहने, कुछ कपड़े और एक रत्न जड़ित ओवल दर्पण, जिसे उसके पिता ने उसके 17वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। मेरी राजलक्ष्मी का चेहरा ही ऐसा है कि उसका प्रतिबिंब वह इस रत्न जड़ित दर्पण में देखे। कभी कभी वह उस खपरेल छाई झोपड़ी में उस दर्पण में अपना चेहरा देखती तो दीर्घ तप्त सांसों से वह दर्पण पल भर में धूमिल हो जाता। उतनी ही बार पितृगृह के वैभव की स्मृति उसे व्याकुल कर देती। मंदिर के चढ़ावे के अतिरिक्त गजानन की पाठशाला से भी खासी आमदनी थी। उसके भाग्य से ही शायद हेडमास्टर को प्लूरिसी हो गई थी। वेतन के अतिरिक्त ग्राम के शिष्य कभी दूध दही, कभी ककड़ी और अनाज ला लाकर उसका भंडार भर जाते। उस पर ग्राम भर की अर्जियां, तार, चिट्ठी लिखने के अतिरिक्त उसने एक काम और खोज लिया था। दूर दूर से लोग उसके पास कुंडली दिखाने आने लगे थे। उसका ज्ञान कितना था यह तो केवल राजलक्ष्मी ही जानती थी, किंतु लोगों को जोशी पंडित की गणना में अद्भुत विश्वास था। राजलक्ष्मी को पति के यह सब धंधे जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। उस पर वह गजानन में एक अजीब परिवर्तन भी लक्ष्य कर रही थी। संध्या होते ही वह न जाने किधर निकल जाता। कुंडी चढ़ाकर वह अकेले ही बड़ी रात तक उसका खाना लिए जागती रहती। क्या पता पिता के भेजे किसी सिपाही ने ही उसे पकड़ लिया हो। वह लौटता तब चेहरा न जाने कैसा तमतमाया रहता और दोनों आंखें रहती जवा फूल सी लाल। धीरे धीरे उसने स्वयं भी उस रहस्य की गुत्थी सुलझा ली थी। पति के मुंह से आती देशी ताड़ी की महक पहचानने में उसे विलंब हो भी कैसे सकता था। इस महक के सुमार्जित रूप से उसके शैशव का परिचय बहुत पुराना था। उसके पिता के सेलर की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। जिस पिता की बैठक में उनके मित्रों की महफिल जमती, मदाम उसे संध्या 7 बजे ही खिला पिलाकर सुला देती। पर सोने से पहले अपनी लाडली पुत्री को दुलारने पिता एक बार अवश्य आते थे और उनकी आगमनी पूरे कमरे को एक तीखी कड़वी सुगंध से भर जाती। उस गंध की कुहेलिका बड़ी देर तक कमरे में मंडलाती रहती, किंतु पति के साथ आई इस नवीन दुर्गंध से उसे उबकाई सी आने लगती। पहले पहल वह पीकर आता तो चुपचाप सिर झुकाए चूल्हे के पास ठंडा खाना खा मुंह ढांप ढूंप कर सो जाता। क्रोध में उफनती लक्ष्मी कच्ची दीवार की ओर मुंह फेर बड़ी देर तक निशब्द सिसकती रहती। पर मंदिर के चढ़ावे की समृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे गजानन का दुस्साहस भी
बड़ी निर्लज्जता से बढ़ता चला गया। अब वह आधी रात को लौटता और कभी अनर्गल बकता, कभी थाली पटक लक्ष्मी पर अकारण ही बरसने लगता। दिन भर पड़ी पड़ी खटिया तोड़ती है, यह भी नहीं कि दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कराए मालिक को ढंग से रोटी बना कर दे दे। यह भी कोई खाना है? तेरे बाप के यहाँ ऐसा ही खाया जाता होगा क्या? मैं पूछता हूँ, पराठे बनाने में क्या तेरे बाप का घी खर्च होता है? कल ही तो गुरुसरन चौथाई टिन देसी घी पहुंचा गया है। सहमी सी लक्ष्मी एक कोने में दुबक जाती। दूसरे दिन पराठे बनाकर रखती तो वह फिर थाली दूर पटक देता। मैं पूछता हूँ, या रोज रोज पूरी पराठे खिलाकर क्या मेरा लिवर चौपट करेगी? जानती नहीं मेरा लिवर कमजोर है। अपना तो रोज पूरी पराठे खाकर मुटा रही है साली। कभी कभी लक्ष्मी उसकी हिंदी में दी गई गालियों को समझ भी नहीं पाती थी। गजानन वर्षों बंगाल में रहा था, इसी से उसकी बंगला में एक सहज स्वाभाविकता थी। परंतु इधर उसे चिढ़ाने को वह जानबूझकर ही हिंदी बोलने लगा था। जिस नैन नक्श की उसकी गौहर मासी लाख लाख बलैया लेती थी, उसी की दिन रात खिल्ली उड़ा उड़ाकर उसने राजलक्ष्मी को ऐसी हीन भावना से त्रस्त कर दिया था कि वह घंटों उस रत्न जड़ित दर्पण में अपना चेहरा देखती रहती। क्या वह सचमुच ही इतनी कुत्सित है? उसकी उज्जवल बड़ी बड़ी आंखों की करुण तरल चाशनी ने उन्हें और भी बड़ी बना दिया था। रक्ताल्पता की विवर्णता उसके चेहरे को सांवला होने पर भी गेहुआ बना गई थी। शरीर पहले की अपेक्षा कृश हो गया था, किंतु आंखों में विद्रोह की ज्वलंत दृष्टि दिन प्रतिदिन उग्रतर होती चली गई थी। धीरे धीरे एक ही सी नीरस दिनचर्या में लक्ष्मी का 1 वर्ष बीत गया था। रात को असमय लौटे पति की अनिश्चित अस्थिर डगमगाती पदचाप सुन वह द्वार खोल फिर दीवार की ओर मुंह फेर कर लेट जाती। पति की गालियों की अजस्र वर्षा भी अब उसे करवट लेने को नहीं उत्सा पाती। न उसके विद्रोही चित्त में भय था, न संकोच। पर जब नशे में पशु बन गया पति उसे किसी किसी दिन अपने उग्र प्रणय निवेदन से त्रस्त कर देता, तो वह आतंकित होकर चीख उठती। किंतु ग्राम की बस्ती से दूर उस देवालय की कोठरी की जीर्ण दीवारों से टकराकर उसकी चीख उसी तक लौट आती। बाबा 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 गो! वह असहाय भीरू करुण स्वर में गाय सी रंभाती रहती। और उसका वह पति, जिसके सुदर्शन चेहरे लंबी काठी की कंचन काया पर रीछ कर वह बिना आगा पीछा सोचे पितृगृह से निकल आई थी, उसे घृणा से देख कमरे में ही पच्च से थूक देता। खूखू एके बारे, जेनो मुखे दांत नहीं, जब सब नैकामी, एकदम बच्ची है, जैसे मुंह में दांत ही नहीं है, नखरे देखो इसके। फिर पति की परितृप्त उल्लसित विभत्स अट्टहास की गूंज उसे चेतनाहीन कर देती। अपनी ही रुद्ध श्वास की अवरुद्ध गति कभी उसे भयत्रस्त कर देती। इतनी तेज तेज सांस क्यों चलने लगी थी उसकी? कहीं माँ की बीमारी तो नहीं लग गई? फिर खर्राटे भरते पति के पलंग से नीचे लटके आधे धड़ को देख वह सारी सारी रात अपनी खिड़की पर खड़ी हो संलग्न देवालय के गवाक्ष से आते प्रदीप के धूसर प्रकाश पुंज को देखकर ही काट देती। गोविंदपुरवा में रहते उसे 1 वर्ष से भी कुछ ऊपर ही हो गया था, किंतु ग्राम के भी परिवार से अभी तक उसकी घनिष्ठता नहीं हो पाई थी। सरल ग्रामवासियों में जहां प्रचुर मद्यपान करने पर भी गजानन जोशी को अनोखा सम्मान प्राप्त था, वहीं पर उसकी एकांत प्रिया पत्नी को ग्राम ने स्वीकार नहीं किया था। प्रत्येक मंगलवार को ग्राम के चौपाल में जोशी पंडित सुंदरकांड का सस्वर पाठ करते थे। ग्राम भर की स्त्रियां पत्र पुष्प फल आदि आंचल में भर रामायण सुनने आती और फुसफुसाती, कैसी होगी है पंडिताइन, कैसी अमृत वर्षा करते हैं पंडित जोशी, पर एक दिन भी तो सुनने नहीं आती। पंडित जोशी के रामायण पाठ की चर्चा धीरे धीरे दूर तक फैल गई। जितनी ही दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी, उतनी ही अधिकाधिक दक्षिणा से गजानन की छींट की थैली भरने लगी। एक तो सीखा सधा उस्तादी कंठ, उसमें स्वर का जन्मजात माधुर्य और चौपाइयों का स्वाभाविक मधु। हारमोनियम में आलाप लेकर गजानन प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्व को नित्य नवीन राग रागिनियों के पक्के लुभावने रंग में निचोड़कर फैला देता। कभी मांड, कभी दरबारी और कभी कामोद केदार। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरे आए जल राजीव नयना। चौपाई के मर्म स्पर्शी भावों को अभिनय कला में पटु जोशी पंडित राम नामी चादर से आंखें पोंछ और भी सजीव बना देते। रामायण पाठ समाप्त होता तो आंखों से रामायण लगा अधूंधे पक्षियों की चिलमन से वह देखते रहते कि कितना चढ़ावा चढ़ा है। बड़ी देर तक श्रद्धालु श्रोता पैर छू छू कर
बिना उनकी ओर पीठ पीछे किए ही सरकते जाते, जैसे किसी देवालय में प्रतिष्ठित देव मूर्ति को माल्यार्पण कर लौट रहे हों। बड़ी देर बाद ध्यान मग्न बगुले की सी ही फुर्ती से वह दक्षिणा बटोरते और प्रसाद बांट बूट घर की ओर चल देते। मंगलवार को लक्ष्मी फिर चूल्हा नहीं जलाती। चिवड़ा, गट्टा, केले, फूट, आम, बताशे, इलायची दाने और कभी कभी तो गन्ने के रस की खीर भी चढ़ावे में आ जाती। वह आज तक कभी पति का रामायण पाठ सुनने नहीं गई थी। एक तो ग्राम की स्त्रियां जब भी उसे देखती, फुसफुसाकर न जाने आपस में क्या क्या कहने लगती। उसके पलायन की रहस्य चादर ग्रामवासियों ने स्वयं ही फाड़ डाली थी। उसका श्याम वर्ण, हिरनी की सी भयत्रस्त चकित दृष्टि, हिंदी का अटपटा उच्चारण देख वे समझ गए थे कि वह बंगाली है और जोशी जी उसे किसी संभ्रांत परिवार से तिड़ी कर लाए हैं। ग्राम के दक्षिण की ओर एक छोटा सा तालाब था तो छोटा सा, पर उसकी नीलाभ गहराई घातक थी। बहुत पहले उसमें गांव के ठाकुर का लड़का तैरने में डूबकर मर गया था। तब से वहां कोई तैरता नहीं था। ग्रामवासी वहां सिंघाड़े की बेल फैला दिया करते थे। उसी बेल के विस्तृत अस्तित्व से सहम अब गांव के दुस्साहसी तैराकों ने भी वहां तैरना छोड़ दिया था। संध्या घनायमान होते ही लक्ष्मी कंधे पर तौलिया डाल नित्य तैरने चली जाती है और घंटों मछली सी तैरती रहती है। यह एक दिन किसी ने गजानन से कह दिया तो घर लौटते ही उसने लक्ष्मी को मारते मारते बेदम कर दिया था। छिनाल, वहां किसे अपना यौवन दिखाने जाती है? बोल, मुझसे मन भर गया है क्या? जानती है इस गांव में मेरी कैसी इज्जत है? जानती हूँ। लक्ष्मी का स्वर उस निष्प्रदीप अंधेरे कमरे में भयानक कठोरता से गूंज उठा था। तुम्हारी इज्जत के बारे में अब क्या जानना बाकी रहा है? मंदिर में बूढ़े लच्छू साहू की जवान विधवा बहू को तुम कैसी पूजा करवाते हो? क्या मैं इसी खिड़की से देख नहीं चुकी हूँ? और मैं, जो सिवाय उस ग्राम की तलैया में तैरने के किसी परिंदे से भी बात नहीं करती, उसे तुम कहते हो छिनाल? वह पुराने दमे की मरीज सी हांफने लगी थी। हाँ हाँ, एक नहीं 1000 बार कहूंगा। वैश्या, वैश्या, वैश्या है तू। दोगली मेरी जासूसी करती है। मैं क्या तेरे उस कुकर्मी बाप और गौहर जान के बारे में नहीं जानता? वह तो मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो कुमाऊं के गर्ग गोत्रियों के संस्कारशील परिवार का पुत्र होकर भी तुझ जैसी दुराचारणी को पत्नी बनाकर ले आया। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ गजानन जोशी। लक्ष्मी ने आज तक कभी उसे ऐसे नाम लेकर नहीं पुकारा था। हमारा विवाह हुआ ही कहाँ है? कानून की दृष्टि में मैं आज भी कुंवारी हूँ। किसी भी थाने में जाकर आज खड़ी होकर यह कह दूं कि यह सौदा मुझे भगा कर ले आया है, तो तुम हवालात में बंद नजर आओगे। इस अप्रत्याशित आघात के लिए गजानन प्रस्तुत नहीं था। पत्नी की तीव्र उक्ति उसके नशे को भेदती उसके कलेजे में तीखी छुरी सी चुभ गई। कहाँ है तू? आज तेरा गला घोटे बिना नहीं छोड़ूंगा, भले ही गजानन जोशी के गले में फांसी का फंदा पड़ जाए। उन्मत्त अविवेकी दानव की ही भांति दांत पीसता वह अंधेरे में उसे टटोलता झपटने को उद्धत हुआ। लक्ष्मी खिड़की के पास ही खड़ी थी। पति का वह उग्र रूप देख वह पल भर को हिचकी, फिर उसने खिड़की से ही छलांग लगा दी। आश्चर्य था कि उस ऊंची खिड़की से कूदने पर भी उसे एक खरोंच भी नहीं लगी। लगभग उन्मादिनी की ही तीव्र गति से वह उस सुदीर्घ जन शून्य पथ को लांघती भागती चली गई थी। उसका मस्तिष्क कर्म शून्य था। लग रहा था वह स्वयं नहीं दौड़ रही है, किसी अदृश्य चुंबकीय शक्ति से विधि का कोई पूर्व निर्धारित भविष्य उसे अपनी ओर खींच रहा है। छोटे से स्टेशन पर रुकी एक मालगाड़ी के खाली डिब्बे में ही वह दुबक्कर बैठ गई थी। सारी रात वह घोड़ों की लीद भरे उस डिब्बे में ठिठुरती रही थी। क्या पता शराबी पति उसे ढूंढता वहीं आ जाए, किंतु कोई नहीं आया। एक कठोर झटके से अपने लौह अंजर पंजर हिलाती मालगाड़ी जब चली, तब विदा लेते उस स्टेशन के कनेर पर भोर की चिड़ैया चहक रही थी। लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पितृगृह से उसका यह कैसा विचित्र द्विरागमन था। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी द्वारा रचित उपन्यास सुरंगमा का भाग 1। इसके आगे की कहानी भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी तक समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट में फीडबैक देना न भूलें। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।